हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी यूट्यूब चैनल में। आज हम प्राचीन भारत का इतिहास, इसको एनसीसी सार संग्रह से हम प्राचीन भारत का इतिहास, उसके फर्स्ट टॉपिक को प्राचीन भारत के ऐतिहासिक स्रोत, जितने भी सोर्स थे इसके ऐतिहासिक, उसके जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे, आज ये फर्स्ट टॉपिक रहेगा इसका। आज इसके जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे उसको डिस्कस करेंगे, जो कि वनडे एग्जाम में, जो भी वनडे एग्जाम होते हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। और हाँ, अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के पास, और कमेंट करके बताइएगा क्लास कैसी लगी। चलिए शुरू करते हैं। तो पहले ये हिस्ट्री का ये डेफिनेशन टाइप सा इन्होंने दिया हुआ है कुछ हिस्ट्री का। तो हिस्ट्री का पहले डेफिनेशन देखते हैं क्या है। किसी व्यक्ति, समाज अथवा देश से संबंधित महत्वपूर्ण, विशिष्ट और सार्वजनिक क्षेत्र की घटनाओं, तथ्यों आदि का कालक्रमिक विवरण, यानी कि क्रोनोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन, ये हमारा क्या होता है, हिस्ट्री यानी इतिहास कहलाता है। ठीक है, तो फादर ऑफ हिस्ट्री, सबसे पहला फैक्ट है फादर ऑफ हिस्ट्री। ये क्वेश्चन डायरेक्ट बनते हैं ऐसे ऐसे। तो ये क्या है, हेरोडोटस। हेरोडोटस, ठीक है, हेरोडोटस, याद रखिएगा, फादर ऑफ हिस्ट्री। अच्छा, ये कह रहा है प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित प्रथम वास्तविक पुस्तक किसे माना जाता है। प्राचीन भारत यानी एंशियंट इंडिया की बात कर रहा है, से संबंधित प्रथम वास्तविक पुस्तक कौन सी थी, तो रजत रंगिणी, रजत रंगिणी। ठीक है, थर्ड फैक्ट है अपना, उत्कीर्ण चिन्ह वाले प्राचीनतम सिक्के क्या कहलाते थे। उत्कीर्ण चिन्ह वाले प्राचीनतम सिक्के आहत सिक्के। ये पूछे हुए क्वेश्चन थे सारे एसएससी में ही, एसएससी में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। पंच मार्क्ड कॉइन्स, ठीक है, पंच मार्क्ड कॉइन्स। चलिए, सिक्कों के अध्ययन को क्या बोलते हैं, मुद्रा शास्त्र, यानी कि न्यूमिस्मेटिक्स। न्यूमिस्मेटिक्स ये एक तरह से वन वर्ड है इसका। इसका इंग्लिश में भी फायदा है, ध्यान रखिएगा। स्टडी ऑफ कॉइन्स अगर आ जाए वन वर्ड, उसका मतलब होता है न्यूमिस्मेटिक्स। चलिए नेक्स्ट है, भारत में प्रागैतिहासिक खोज करने का श्रेय किसे दिया जाता है। तो भारत में प्रागैतिहासिक खोज करने का श्रेय जाता है डॉक्टर प्राइमेज। तो इनको इस तरीके से कर सकते हैं, प्रागैतिहासिक है तो इसमें भी प्रा है और इसमें भी प्रा है। तो खोज किसने की, प्रा की, प्राही ने की। तो प्रागैतिहासिक काल की खोज प्राइरोज, प्राइम रोज, सॉरी प्राइमेज नहीं, प्राइम रोज है, प्राइम रोज ने की है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है इतिहास। इतिहास का देखते हैं, प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड एंड पीरियड, ये तीन खंडों में इसको विभाजित किया गया है, एंशियंट हिस्ट्री को भी। और इसमें क्या है, इसका टाइम पीरियड देखिए, तो मानव उत्पत्ति से 3000 ईसा पूर्व, 3000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, और 600 ईस्वी पूर्व से आगे। तो हम ये पहले एक चीज समझते हैं इसको करने से पहले, कि हम ईस्वी पूर्व और ईस्वी में, ईस्वी पूर्व जो हम लिखते हैं और एक होता है ईस्वी, तो इनमें डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो डिफरेंस यही है, ईस्वी पूर्व को हम लिखते हैं बीसी, इंग्लिश में बीसी यानी कि बिफोर क्राइस्ट, और और ईस्वी को लिखते हैं एडी, यानी कि एनो, एनो डोमिन। ठीक है, तो इसको हम लिखते हैं, तो ये एक्चुअल में है क्या, ये डेट्स हैं क्या। तो ये डेट है, ये ग्रोगेरियन कैलेंडर से और इन डेट पे ईसा मसीह जो थे, जीसस क्राइस्ट, इनका जन्म दिवस है, उनके उसको बेस माना गया है। और उनके जन्म से पहले जो डेट्स होती थी, उनको हम बीसी यानी ईसा पूर्व में हम उसको लिखते थे। ठीक है, और उसके बाद जो डेट्स होती थी उनको हम ईसवी यानी कि एनो डोमिनी, इसको इसमें लिखते थे। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और हाँ, एक चीज और है कि जो ईसा पूर्व की जो डेट्स है ना, वो उल्टी गिनती में गिनी जाती हैं, उल्टी दिशा में गिनी जाती हैं। जैसे जैसे मान लिया, चलिए इसको, जैसे कह रहा है कि, जैसे कि हम कहते हैं कि महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ, तो 563 ईसा पूर्व में हुआ, ईसा पूर्व में। ठीक है, ईसा पूर्व, ठीक। और मृत्यु कब हुई, तो 483 ईसा पूर्व,
यानी कि कहने का मतलब ये है कि ईसा मसीह के जन्म के 563 ईसा पूर्व इनका जन्म हुआ। जो बीच में जो लाइन है ईसा मसीह का जो बर्थ डेट है उसको मानते हुए इनका इस यहाँ से 563 ईस्वी पूर्व इनका जन्म हुआ और यहीं से 483 ईस्वी पूर्व इनकी डेथ हो गई। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा ईसा पूर्व और ईस्वी वाला। तो चलिए इसका डेट टाइम पीरियड देखते हैं। मानव उत्पत्ति से 3000 ईस्वी पूर्व। ठीक है, कौन है? तो ये है प्री हिस्टोरिक पीरियड यानी प्रागैतिहासिक काल। और इसका पुरातात्विक साक्ष्य का अध्ययन का एकमात्र पुरातात्विक साक्ष्य अध्ययन का एकमात्र स्रोत है, क्योंकि लिखित साक्ष्य यहाँ पे उपलब्ध ही नहीं है। ठीक है, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि कौन सा ऐसा काल है जिसके लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है? तो वो है प्री हिस्टोरिक पीरियड यानी कि प्रागैतिहासिक काल। ठीक, अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है आद्य ऐतिहासिक काल यानी कि प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। प्रोटो हिस्टोरिक, तो इसमें क्या है 3000 ईस्वी पूर्व से 6000 ईस्वी पूर्व इसका टाइम पीरियड है और इसमें लिखित साक्ष्य हैं लेकिन पढ़े नहीं गए। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा काल है जिसके लिखित साक्ष्य तो हैं लेकिन पढ़े नहीं पाए? तो वो है प्रोटो हिस्टोरिक। दोनों में डिफरेंस आपको पता चल गया होगा, प्री हिस्टोरिक एंड प्रोटो हिस्टोरिक। ठीक है, अब ऐतिहासिक काल यानी कि हिस्टोरिकल पीरियड की बात करते हैं 600 ईस्वी पूर्व से आगे। तो पुरातात्विक एवं साहित्यिक दोनों प्रकार के साक्ष्य उपलब्ध हैं। इसमें पुरातात्विक भी है, खुदाई से जो मिले हैं अवशेष, और साहित्यिक यानी लिखित भी इसके उपलब्ध हैं। तो ठीक है, इसका टाइम पीरियड देख लीजिएगा, याद रख लीजिएगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अपना प्राचीन भारत इतिहास को जानने के लिए किन स्रोतों का प्रयोग किया जाता था? तो किसका प्रयोग किया जाता है हमें पता है, धार्मिक ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, पुरातात्विक साक्ष्य तथा विदेशी विवरण। धार्मिक ग्रंथ जो होते थे लिखे जाते थे पहले, ऐतिहासिक ग्रंथ भी होते थे किसी किसी राजा के अभिलेख वगैरह जो भी थे उसमें, उसका अध्ययन करके। पुरातात्विक साक्ष्य यानी कि वहां से खुदाई वुदाई करके जो कुछ भी चीज मिली हो पहले की चीजें उससे, और विदेशी विवरण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ब्राह्मी लिपि का सर्वप्रथम किस विद्वान ने ब्राह्मी लिपि को पढ़ा था? तो वो था जेम्स प्रिंसेप। 1837 में इन्होंने अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था। ठीक है, अशोक जो सम्राट अशोक थे उनके अभिलेखों को पढ़ा था। पढ़ने का श्रेय सर्वप्रथम इन्हीं को गया था, जेम्स प्रिंसेप को। ठीक है, भारत के प्राचीनतम ग्रंथ वेदों के संकलनकर्ता किसे माना जाता है? तो वो थे महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास। ठीक है, या वेदव्यास भी कह सकते हो, खाली महर्षि वेदव्यास। चलिए ये इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत एक संलग्न संगठन है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन आ सकता है कौन से मंत्रालय, और ये भी क्वेश्चन आता है कि भारत में जो पुरातात्विक खुदाइयाँ होती है वो किसके संरक्षण में होती है? तो भारतीय पुरातात्विक संरक्षण यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिए ये है कुछ इंपॉर्टेंट, देखते हैं इसको। कह रहा भारतीय प्रागैतिहासिक अध्ययन से संबंधित प्री हिस्टोरिक इंडिया किसकी कृति है? प्री हिस्टोरिक इंडिया किसकी कृति है? तो ये है स्टुअर्ट पिगट। नेक्स्ट है चीनी यात्रियों ने अपने यात्रा वृतांतों में भारत के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? तो किस शब्द का? इंतु शब्द का प्रयोग किया है। नेक्स्ट, उत्कीर्ण लेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इनको कहा जाता है अभिलेख शास्त्र यानी एपिग्राफी। जो उत्कीर्ण जो लिखे गए थे उनको क्या बोलते हैं? जो कि पत्थर पे लिखवाए जाते थे, उत्कीर्ण लेख होते थे, उनको हम क्या कहते हैं? एपिग्राफी। लिपियों के विकास के अध्ययन को पूरा लिपि विद्या कहा जाता है। सर्वप्रथम भारतवर्ष का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? तो वो था हाथी गुम्फा अभिलेख। ठीक है, हाथी गुम्फा अभिलेख बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। प्राचीन भारत का सर्वप्रथम सुनियोजित इतिहास किसने तैयार किया था? ये भी इंपॉर्टेंट है, वीए स्मिथ ने किया था सर्वप्रथम प्राचीन भारत का सुनियोजित, मतलब
इस क्रम से, उस क्रम के बाद ये क्रम आया था, फिर इसके बाद ये आया था, इसके बाद ये हुआ था, इसके बाद ये हुआ था। इस तरीके से इन्होंने प्राचीन भारत के इतिहास को तैयार किया था। तो ये थे वीए स्मिथ। चलिए ये हमने डिस्कस कर लिया है। ये है, ये नेक्स्ट है आपका, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भारत के प्राचीनतम राजा कौन थे? तो वो थे वैवस्वत मनु, वैवस्वत मनु। ठीक है। वायु पुराण में किस किस अंश का उल्लेख है? तो किस वंश का है? किस वंश का है? तो गुप्त वंश। ठीक है, गुप्त वंश का उल्लेख वायु पुराण में है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से किस वंश की जानकारी मिलती है? देखिए कौटिल्य है, इनको चाणक्य को बोला जाता था। चाणक्य, आपने नाम सुना होगा, चाणक्य, इनका ही नाम था कौटिल्य। इन्होंने किताब लिखी थी एक अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र यानी कि इनकी अर्थशास्त्र वो इकोनॉमिक्स वाला अर्थशास्त्र नहीं है, ये राजनीति से संबंध है। राज्य के प्रशासन, शासन प्रशासन जो भी थे वो इसमें लिखे गए थे। ठीक है, तो उस अर्थशास्त्र से इनका संबंध है और इनका ही नाम कौटिल्य था। तो इन्होंने किसके ऊपर लिखा था? मौर्य वंश। मौर्य वंश की जानकारी मिलती है हमें। इन्होंने ही चंद्रगुप्त मौर्य को, चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया था, जिसने मौर्य वंश की स्थापना की थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है। नेक्स्ट, जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? तो वो है कल्पसूत्र से। कहाँ से? कल्पसूत्र से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कुछ। नेक्स्ट है, मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है? तो आंध्र सातवाहन वंश से। आंध्र सातवाहन वंश से मत्स्य पुराण, सातवाहन शासक हुए थे, उससे मत्स्य पुराण से संबंधित है। विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है? तो ये है मौर्य वंश से, विष्णु पुराण। खरोष्टी लिपि लिखी जाती है, खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं, दाएं से देखिए ऐसे, इधर से इधर लिखी जाएगी पहले। ठीक है, इधर से इधर, ये है खरोष्टी लिपि। और ये नारद स्मृति, नारद स्मृति से किस वंश के विषय में जानकारी मिलती है? तो वो है गुप्त वंश। ठीक है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुस्तक कौन सी है? कौन सी है? तो वो है मनुस्मृति। शंगुकाल का मानक ग्रंथ किसे कहा जाता है? वो है मनुस्मृति। ठीक है, यानी कि स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन और प्रमाणिक है जब भी स्मृति, तो मनुस्मृति। नाम में सही पता चल रहा, मनुस्मृति। और शुंग काल हुआ था, शुंग काल आया था एक बार, मतलब शुंगों का शासन था जब भारत में, उस टाइम मानक ग्रंथ थी यही मनुस्मृति। स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी किस ग्रंथ में कहा गया है? तो वो है शतपथ ब्राह्मण में। ठीक है। अब चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं महाभारत के बारे में। महाभारत का प्रारंभिक उल्लेख अश्वलायन गृह सूत्र में मिलता है, अश्वलायन। ठीक है। प्रारंभ में इसमें 8800 श्लोक थे। इसका नाम जय संहिता था। ठीक है। कुछ समय बाद यह बढ़कर 24,000 हो गए, 8800 से सीधा 24,000। ठीक है। और भारत के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ठीक है, भारत के नाम से ये प्रसिद्ध हुआ। अंत में 1,00,000 श्लोक हो गए, 24,000 से फिर 1,00,000। और इसे सत सहर्षि संहिता या महाभारत, तो महाभारत का एक और नाम भी है, ये भी क्वेश्चन में पूछ सकता है कि महाभारत को किसी और नाम से किसे जाना जाता है, मतलब कौन सा नाम है दूसरा नाम? तो ये है सत सहर्षि संहिता। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पुरालेख विद्या से क्या अभिप्राय है? शिलालेखों का अध्ययन। सिंपल है। पुरावशेष का महानतम अन्वेषक किसे माना जाता है? तो पुरावशेष डार्विन को माना जाता है। इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत किस नाम से प्रसिद्ध है? तो रेहला। रेहला, ये बहुत बार पूछा गया, बहुत एग्जामों में पूछा गया है। इब्न बतूता, रेहला किसकी रचना है? तो इब्न बतूता की। ठीक है। चलिए, ह्वेन स्वांग ने किस विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म का अध्ययन किया था? तो ये था अपना नालंदा विश्वविद्यालय। ठीक है, विदेशी यात्री था ये, नालंदा विश्वविद्यालय में इसने आके बौद्ध धर्म की शिक्षा ली थी। ठीक है। चलिए अब पहले इधर के कुछ देख लेते हैं, उसके बाद आते हैं। चलिए, ये अभिलेख है हाथी गुम्फा अभिलेख। ये हाथी गुम्फा अभिलेख, देखिए इसमें किसके बारे में पहले मैं बता दूं। प्रमुख अभिलेख और शासक थे। हाथी गुम्फा अभिलेख से कौन से शासक की जानकारी? कलिंग नरेश खारवल।
एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय, नासिक अभिलेख गौतमी बालश्री, जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदमन, प्रयाग स्तंभ अभिलेख समुद्रगुप्त के टाइम ये शासक थे, और मंदसौर अभिलेख तो मालवा नरेश यशोवर्मन, ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज, देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजयसेन, और भीतरी और जूनागढ़ अभिलेख कौन थे? स्कंदगुप्त। ठीक है, शासक थे इनके। चलिए, बौद्ध स्तंभ लेख बौद्ध स्तंभ लेख किससे जानकारी मिलती है? तो बौद्ध स्तंभ लेख से हमें किसकी जानकारी मिलती है? तो शुंग काल की। ठीक है, शुंग काल की। वेन स्वांग ने अपनी यात्रा वृत्तांत में किस पुस्तक में किया था यात्रा वृत्तांत? तो ये था सी यू की। अरबी भाषा में पुस्तक किताब उल हिंद की रचना किसने की थी? तो किसने की थी? अल-बरूनी ने की थी। ठीक है, अब नेक्स्ट है, ये बॉक्स में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट दिया हुआ है। तो ये है, मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। ठीक है, जो इब्न बतूता था जिसने रहला लिखी थी, रहला, और मोरक्को यात्री था ये, और ये दिल्ली का काजी इसको नियुक्त किया था किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। मार्को पोलो द्वारा किसी राज्य की यात्रा का उल्लेख मिलता है? पांड्य राज्य की यात्रा का मार्को पोलो द्वारा उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं, पतंजलि के महाभाष्य से किस वंश के इतिहास का पता चलता है? तो पतंजलि के महाभाष्य से शुंग वंश का हमें पता चलता है। ठीक है, अब कुछ हम इम्पोर्टेंट ये देखते हैं कि यात्री थे। देखिए, पहला जो चीनी यात्री की इसमें बात ये है, यात्री विवरण दिखा रखा है, ये है फाहियान, जो चीनी यात्री था। आया कब था ये? तो 399 से 414 ईस्वी में। भारत दशा का विवरण रचनाएं इसने की हैं। ठीक है, यात्री विवरण इसका देखिए, ये प्रथम चीनी यात्री था तो चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के समय भारत में यात्रा करने आया था, और इसने गुप्त काल में वस्तु विनिमय का माध्यम कौड़ियां या तथा चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद राजमहल को देव निर्मित बताया है। ठीक है, तो ये है, ये पहला देखिए, ये पहला चीनी यात्री था, पहला चीनी यात्री जो चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के गुप्त काल में आया था। ये गुप्त काल में चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम में ये आया था। ठीक है, एक ये है वेन स्वांग यानी कि 629 से 645 ईस्वी, ये इसका टाइम पीरियड है। इस समय ये आया रहा था, इतने दिन रहा था ये भारत में, और इसने CU की, अभी पढ़ा हमने ऊपर, पाश्चात्य संसार के लेख, इसमें इसने अपनी यात्रा वृत्तांत का वर्णन किया है। और वेन स्वांग सम्राट हर्षवर्धन के समय भारत आया, और इसने हर्ष को शिलादित्य की उपाधि से विभूषित किया। ठीक है, तो हर्षवर्धन को इसने शिलादित्य को उपाधि दी थी। इसने इसे यात्रियों का राजकुमार, शाक्य मुनि, नीति का पंडित कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि ह्वेन-त्सांग को क्या क्या कहा जाता है? तो राजकुमार, यात्रियों का राजकुमार, शाक्य मुनि और नीति का पंडित। ठीक है, ये है इत्सिंग। इत्सिंग 673 से 675 सिर्फ 2 साल रहा था। प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षुओं की आत्मकथाएं इसने रचना की थी, और चीनी बौद्ध यात्री जो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययनरत रहा। ठीक है, ये था। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, जैसे कि सती प्रथा का प्रथम लिखित साक्ष्य 510 ईस्वी में भानुगुप्त के एरन अभिलेख, देखिए एरन एडिक्ट, इसमें मिलता है। तो ध्यान रखिएगा, सती प्रथा का उल्लेख सबसे पहले पूछा जाएगा कहाँ, कौन से अभिलेख में मिलता है? तो वो था एरन अभिलेख। सती प्रथा क्या था कि जिस भी लेडीज का जो हस्बैंड था, वो अगर उसकी डेथ हो जाती थी, तो उस लेडीज को भी उसके साथ ही जलना पड़ता था उसकी चिता में। तो ये थी सती प्रथा। तो इसका जो उल्लेख है एरन एडिक्ट्स यानी कि एरन अभिलेख में मिलता है। तो चलिए, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम आगे के और टॉपिक्स करेंगे। तो चलिए, अगर आपने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए कैसी लगी क्लास।